जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का द डायरी ऑफ रेवोल्यूशनरी में। फर्स्ट शो होने वाला है हमारे ग्रेट शहीद भगत सिंह जी के ऊपर। ये एक बायोग्राफी है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये किसी प्रकार का कोई फिक्शन नहीं है, एजुकेशनल ट्रस्टेड सोर्स पे बेस्ड है। और शुरू करते हैं। अगर मैं चाइल्डहुड की बात बताऊं तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था, बांगा विलेज, पाकिस्तान में। इनके फादर किसान सिंह और दो चाचा थे, अजित और स्वर्ण। ये जो दो थे, ये इन्होंने 1906 में एंटी फार्मर एक बिल आया था पंजाब एक्ट के थ्रू, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे भगत सिंह थे, ये शुरुआत से ही इनके अंदर एक क्रांतिकारियों का खून दौड़ रहा था। सबसे बड़ा इनका जो टर्न हुआ था, इन्फ्लुएंस हुए थे, वो ये हुए थे कि जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इन्होंने वहाँ पर विज़िट किया, देखा किस तरीके से जनरल डायर ने लोगों को मारा था। वहाँ पर बॉडीज़ हटा दी गई थी, लेकिन खून अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था लोगों का। तो अपनी बॉटल में उस खून और मिट्टी को भर के वो साथ रखते हैं और ये कसम खाते हैं कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से अपने देश से भगा के मानेंगे। इनका धीरे धीरे विजन जो है वो बिल्ड होने लग गया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक द्वेष पैदा हुआ और पूरी तरीके से इंडिया को आज़ाद करने की भावना में ये उतर गए थे। अब होता क्या है कि इनसे रिलेटेड एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है कि ये एक दिन अपने फादर को देखते हैं खेती करते हुए। जब फादर उसमें बीज बो रहे होते हैं तो ये पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हम बीज बोते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे बीज आगे चल के बहुत बड़े फसल का रूप ले लेती है। इसी तरीके से जब फिर इन्होंने, हमारे शहीद भगत सिंह जी ने पूछा कि अगर मैं बंदूक बोऊँ इस खेत में तो क्या बंदूक की खेती होगी, और इन्हीं बंदूक से हम अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और इन्हें भगा देंगे। तो इससे हमें ये आइडिया लगता है कि वो उनकी चाइल्डहुड मेमोरी से ही बस एक ही सपना रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को अपने देश से भगाना है। और यही आगे चल के जब वो टीनेजर बने तो उनका पर्सनैलिटी डेवलप होता है और वो बाहर के जितने भी आइडियोलॉजीज़ हैं उनको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि वो इंडियन हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री, जेम्स मिल वाली नहीं, ये हमारी जो क्रांतिकारी जैसे पांडुरंगा जी की बुक थी वो सब पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़ते हैं। रेवोल्यूशंस जो हुए थे, जैसे स्पेशली ये रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था 1917 में लेनिन के टाइम पे, ये सब पढ़ के वो आगे बढ़े हुए। और इन्हीं वजह से इनका माइंड डेवलप हुआ एक कि केवल ऐसे हिंसक तरीके से आज़ादी पानी नहीं थी। ये एक तरीके से सिस्टमेटिक तौर पर ये रेवोल्यूशन लाना चाहते थे और इन्होंने आगे चल के ऐसा ही एक प्लान भी बनाया था जो कामयाब भी रहा। इनके जो आइडल थे वो करतार सिंह थे। करतार सिंह जो केवल 19 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे, क्योंकि ये गदर पार्टी से थे। अंग्रेज़ों ने मार दिया था। गदर पार्टी क्या थी? ये सैन फ्रांसिस्को में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो हमारे क्रांतिकारियों इंडिया में जो थे उनको आर्म्स एंड एनुमेशंस प्रोवाइड करवाया करते थे। और ये आप ये नोटिस कीजिए कि ये 19 साल के थे और ये तभी 16 और 17 साल के थे। केवल अपने 2 साल बड़े व्यक्ति को अपना आइडल मान लेना, यही तो मान लोगों की पहचान है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, अर्जित कर लीजिए। और ये इनका भी नाम याद रखिए, करतार सिंह। इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे हम आगे चल के, ठीक है। अब आते हैं कि इनकी एंट्री कैसे हुई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में। होता क्या है, सबसे पहले ये एक सभा इंट्रोड्यूस करते हैं, ये बनाते हैं जो नौजवान सभा। कब? 1926 में। इसमें इन्होंने जाकर जितने भी नौजवान थे उनको जागरूक किया, बताया कि हमें अपने देश से अंग्रेज़ों को बाहर करना है। और धीरे धीरे चल के एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चंद्रशेखर जी के साथ में उन्होंने मिलकर बनाया, जिसे कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव करती थी। इसी वजह से इनकी मानसिकता सोशलिस्ट थी। सोशलिस्ट क्या कहती है कि इक्वालिटी हो, सब चीज़ बराबर हो। अंग्रेज़ ने जो एक्सप्लॉयटेशन किया है वो ख़त्म होना चाहिए और सभी को काम करने का अधिकार होना चाहिए और वहाँ पर एक खुशहाली स्टैब्लिश हो। इस तरीके से एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। ये इनकी आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। कहाँ से आई थी? लेनिन विचारधारा, जो कि मार्क्सिस्ट विचारधारा भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना हथियार कब उठाया? तो होता क्या है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आ रहा था। ये साइमन कमीशन कौन था? ये एक्चुअली में ब्रिटिश ने भेजा था भारत में सुधार करने के लिए। सुधार के नाम पर ये और ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करना चाहता था भारत में, ताकि ब्रिटिशर्स और अच्छे से इंडिया को कंट्रोल कर सके, ठीक है, और ब्रिटिशर्स और एक्सप्लॉइट कर सके इंडिया को। इसी वजह से जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं वो आगे जाके खड़े हो गए इनके खिलाफ और साइमन गो बैक का नारा लगा। तब क्या होता है, लाला लाजपत राय जी आगे सबसे आगे खड़े थे और इन्होंने ये सभी को ये बोला कि हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। और ब्रिटिश ने क्या किया, एक जेम्स स्कॉट था
जेम्स स्कॉट ने क्या किया, इन पे लाला लाजपत राय जी पे लाठीचार्ज करवा दी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर जाके भगत सिंह जी ने ये फैसला लिया कि अब मुझे हथियार उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले प्रोटेस्ट किया करते थे, अब हथियार उठाने पे मजबूर हो गए और फाइनली डिसाइड कर लिया कि ये जेम्स स्कॉट को मारेंगे। पूरी प्लानिंग की गई और जब वहाँ पर मारने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर जेम्स तो नहीं था लेकिन सैंडर्स था, ये भी एक बड़ा ऑफिसर था, तो इन्हें मार दिया गया था। और जब बचने की बारी आई वहाँ से निकलने की, तो दुर्गा जी ने उन्हें बाहर निकालने में मदद किया था। चलिए, उसके बाद क्या होता है कि कुछ साल बाद 1929 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है कि ब्रिटिशर्स ने पब्लिक सेफ्टी बिल लॉन्च किया था। पब्लिक सेफ्टी बिल के थ्रू ब्रिटिशर्स क्या इंडिया में सेफ्टी इंश्योर करना चाहती थी जनता की, लेकिन इसमें जनता की बात नहीं हो रही थी, इसमें केवल ब्रिटिशर्स की बात हो रही थी। और एक ऐसे तरीके से, मतलब जैसे कि जिसमें मार्शल लॉ भी एक तरह का उसी में इम्प्लीमेंटेशन था, तो इनडायरेक्टली वो हम पे और ज़्यादा का ज़्यादा दबाव डालना चाहती थी उस बिल के थ्रू। तो इसका विरोध करने के लिए बटुकेश्वर दत्त और हमारे भगत सिंह जी पहुंचते हैं सेंट्रल असेंबली में और वहाँ पर फेंकते हैं एक नॉन लीथल बॉम्ब। नॉन लीथल बॉम्ब वो होता है जो लोगों को हानि नहीं पहुँचाती, बस आवाज़ करती है। और इसको वहाँ पर फेंकने के बाद उन्होंने चिल्लाया इनकलाब जिंदाबाद, और बहरों को सुनाने के लिए बम फेंका गया, ये उन्होंने कहा। क्योंकि ये कह रहे थे कि आप हमारे लिए कह तो रहे हो कि आप हमारे लिए काम कर रहे हो, लेकिन कोई ये काम नहीं कर रहे, ये चीज़ ये शो करना चाहते थे। इसके अलावा इनका एक और प्लान था, वो क्या था कि वो जेल में रहकर प्रोटेस्ट करना चाहते थे। और देखिए, जैसे ही उनको जेल हुई ना, तो क्या होता था, लीगली उन्हें ना कोर्ट में बुलाया जाता था, हर दिन पेशी होती थी। तो जब वो पेशी होती थी, लोग ये चीज़ ना न्यूज़ में छपती थी, और पेशी होते वक्त वो अपने अपने बयान रखते थे भगत सिंह की, मेरी आइडिया क्या है, मैं किस तरीके का देश चाहता हूँ, वो सब चीज़ें जिसको हर दिन न्यूज़पेपर में छपने की वजह से लोग और इंस्पायर होने लग गए। और इसके वजह से आगे चल के ये एक रेवोल्यूशन का रूप ले लिया। नए नए तरीके से हम भी हैं एक तरीके से, क्या भगत सिंह, ऐसे नारे गलियों गलियों में गूंजने लगे थे। और यहाँ तक कि वो और भी नहीं रुके, जेल में अंदर रहने के बावजूद भी उन्होंने जो ब्रिटिशर्स और इंडियन प्रिजनर्स के साथ धोखा हो रहा था, मतलब भेदभाव हो रहा था, उसको कम करने की बात की। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स अगर कोई जेल में जाता था तो उसको नॉर्मल ट्रीट किया जाता था, लेकिन अगर कोई चोरी के मामले में भी इंडियन अगर जेल चला जाता था तो उसको बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाता था, मारा पीटा जाता था। तो दोनों को इक्वली ट्रीट करने के लिए इन्होंने अनशन पे बैठ गए थे। कितने 116 दिन तक अनशन पे बैठे थे भगत सिंह। इनके साथ में जतिन दास भी थे, इनकी मृत्यु हो गई थी इतने दिन तक भूख हड़ताल में बैठने की वजह से। होता क्या है, जब वो वहाँ पर उन्हें पता था कि अब मेरी ज़िंदगी ज़्यादा लंबे तक नहीं है, तो वो डायरीज़ लिखा करते थे, ठीक है, लेटर्स लिखा करते थे, जो आगे चल के बहुत पॉपुलर हुआ। उसके कोट्स आज हम भी पढ़ते हैं। ये केवल रेवोल्यूशनरी नहीं थे, एक थिंकर भी थे। किस तरीके से, हमने जैसे कि पढ़ा कि सेकुलरिज्म सोशलिज्म के साथ साथ ये क्या साइंटिफिक टेम्पर की बात भी करते थे। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स हैं तो उसको हम उखाड़ फेंकेंगे तो हम आज़ाद हो गए, नहीं। इनका कहना था कि हमें आज़ादी तब मिलेगी जब जनता पूरी तरीके से अपने उनको अधिकार मिल जाए, उनको मौलिक अधिकार मिले, वो अपने पूर्ण तरीके से कोई भी काम करने के लिए सामर्थ्य हो, उनके पास काम का अधिकार हो, ठीक है, एक ह्यूमनिज़्म हो, एकता हो एक दूसरे में। तो ये चीज़ बात करते हैं। जैसे कि जो अभी के टाइम पे जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी एक तरीके कॉलोनियल तरीके से हमें लूट रहे हैं ना, वो एक्सप्लॉयटेशन रोकने की बात कर रहे हैं। तो इनके नज़र में अगर वो अभी भी हम उनकी सोच के हिसाब से देखें तो ये अभी भी हम एक तरह के गुलाम ही हैं, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने एक बुक लिखी थी वाई एम एथिस्ट, क्योंकि ये धार्मिक रूप से नहीं, ये साइंटिफिक तरीके से मानते थे कि हर चीज़ को सोचनी चाहिए हमें, ठीक है। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा इनकलाब जिंदाबाद, वो बॉम्ब जब थ्रो किया था उसके बाद इन्होंने लगाया था। और मैंने जैसे बताया कि उनको ब्रिटिशर्स ने सोच लिया था कि अगर इनको अभी एग्जीक्यूट नहीं किया तो इनकी जो विचारधारा है वो लोगों में फैल गई तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। और फाइनली यही चीज़ हुआ। भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को एग्जीक्यूट करने का फ़ैसला लिया गया, इनको आधी रात को ही फांसी पे चढ़ाने के लिए। और ये अपने आखिरी मोमेंट पे भी लेनिन की किताब पढ़ते रहे, मार्क्स की किताब पढ़ते रहे, यानी सोशलिज्म की। इससे पता चलता है कितने कॉन्सेंट्रेट थे कि उनको ये नहीं परवाह थी कि आगे क्या होगा, अभी क्या है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट था। और हंसते हंसते वो फांसी के फंदे को चूमते हुए अपने देश के लिए शहीद हो गए थे।
ब्रिटिशर्स से कायर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये लोग इतने डरपोक थे कि इनकी मतलब जब इनको फांसी दे दी गई तो इनके शव को फिर भी लोगों को नहीं दिया गया, इनके फैमिली वालों को नहीं दिया गया। उल्टा इन्हें सतलज नदी पे इनको मतलब इनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया, केवल जलाकर उनको सतलज नदी में बहा दिया गया था। तो इससे वो कौन सी जगह थी, हुसैन वाला वो जगह थी, ठीक है। और इससे पता चलता है कितने मतलब बेरहम थे ये अंग्रेज़, वो अपने सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक कोट है कि आप मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं। और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट विचार ये थे कि बम और पिस्तौलों से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार तो विचारों के पैने पत्थर पे ही तेज़ की जाती है।